नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन कल से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,06,000 नए मामले, स्वस्थ होने की दर 93.07% हुई। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया जा रहा है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित होने के कारण टीम से बाहर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं अतहर सईद। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 47वां प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 19 वर्षीय उस युवा स्वतंत्र सेनानी का नाम बताएं जिसे सिंध का भगत सिंह नाम से भी जाना जाता है। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में कहा कि पुरस्कार विजेता बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार। अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बाल्मीकि रामायण भी लिखी है। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर, ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम दृशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। तो इसीलिए ही मैं ये मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। प्रधानमंत्री ने सभी युवाओं से अपील की कि वे आगे आएं और लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का श्रेय देश के बच्चों को दिया। श्री मोदी ने कहा, इन्होंने बाल सैनिक बनकर अपने परिवार को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। मैं भारत के बच्चों को देता हूं, आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के, स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग स्वच्छता रखें,
घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि ये देखकर सबको गर्व का अनुभव होता है कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के युवा हैं। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आप जीवन भर गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब मुझे ये अवार्ड मिला था। इस अवार्ड के साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। हर किसी की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं का आपको दबाव नहीं लेना है, इनसे प्रेरणा लेनी है। प्रधानमंत्री ने समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार में एक पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति और वीरता। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत देश भर से 29 बच्चों का चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किया गया है। इस पुरस्कार के विजेता हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। पुरस्कार में एक पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें सुरक्षित हैं। इसके अलावा पंजाब में एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण के लिए 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को पर्चों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख तक चलेगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि इससे अगले दिन यानी 2 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 4 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में सवेरे 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। राज्य में 20 फरवरी को सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी। कोविड महामारी और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग सुरक्षित चुनाव करवाने पर ध्यान दे रहा है। आयोग ने इस महीने की 31 तारीख तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इस बीच पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ गई है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें आज नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 3,06,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,43,495 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 22,49,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.07% है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 11,253 नए मामले सामने आने के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 8,94,159 हो गई है। इंदौर और भोपाल में कोविड के अधिकतर मामले हैं। पंजाब में कल कोविड के 5,664 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले साहिबजादा, अजीत सिंह नगर और जालंधर जिले में हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 2,12,711 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल हैं। हरियाणा में आज कोविड संक्रमण के 7,516 नए मामले आए और 12 मरीजों की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कल 39,632 कोविड रोधी टीके लगाए गए। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सरमन सिंह ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया है। वैक्सीन भी कहीं न कहीं हमारा बहुत प्रोटेक्शन कर रही है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, जैसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अगले 10-15 दिन में लगभग 70% लोगों को दोनों डोज लग जाएं, जिससे क्या होगा कि वो एक हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं कि सारा समाज हमारा इम्यूनाइज हो जाएगा वैक्सीन की वजह से, और वो कोशिश पूरी तरह से है। तो उसमें यही है कि अभी जैसे आपने बताया कि बच्चे लोग जो हैं 15 से 18 साल वाले, उनको भी वैक्सीन लग रही है, और बाकी लोगों को जिनको नहीं लगी है वो भी जल्दी से जल्दी लगवाएं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य देश की लड़कियों को हर प्रकार की सहायता और अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बालिका दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री नायडू ने कहा है कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें शिक्षा, समान अवसर तथा पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने का सबको संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन कल से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,06,000 नए मामले, स्वस्थ होने की दर 93.07% हुई। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया जा रहा है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित होने के कारण टीम प्रतियोगिता से बाहर, और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल देश भर में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाताओं में, विशेषकर नए मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना और चुनाव प्रक्रिया में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि हर एक वोट बहुमूल्य है। मैं 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के सभी मतदाताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल्य है। आज मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ। हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया था जब भारत आजाद हुआ। वोट देने का ये अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ
अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। श्री चंद्रा ने कहा कि इस समय देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इस समय पूरे देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इसमें से लगभग 49 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और करीब 46 करोड़ महिला मतदाता हैं। इन पंजीकृत मतदाताओं में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 2 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, 81 लाख से अधिक दिव्यांगजन, 19 लाख से अधिक सर्विस वोटर्स और लगभग 1.3 करोड़ नए मतदाता हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने कार्यक्रम सुर्खियों में आज शाम 7:40 से मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का संदेश प्रसारित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कमांडर कैप्टन शाहनवाज खान को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1914 को हुआ था। शाहनवाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14वीं पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। वे सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से काफी प्रभावित थे, जिनमें बंदी बनाए गए सैनिकों को इंडियन नेशनल आर्मी INA में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को कहा गया था। शाहनवाज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्षिप्त रूप से आजाद हिंद फौज के स्वामित्व वाले कोहिमा और इम्फाल पर अधिकार का दावा करते हुए पूर्वोत्तर भारत में INA का नेतृत्व किया। दिसंबर 1944 में शाहनवाज खान को मांडले में प्रथम श्रेणी का कमांडर नियुक्त किया गया था। युद्ध के बाद INA अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दिल्ली के लाल किले में एक सार्वजनिक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली थी। बचाव पक्ष के मुख्य वकील कांग्रेसी भूलाभाई देसाई के भरसक प्रयासों के बावजूद अदालत ने INA के तीनों कमांडरों को राजद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। भारत में अशांति और विरोध के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने इनकी सजा को कम कर दिया था।
मुकदमे के बाद शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वे अब से महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 1946 में शाहनवाज खान महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नोआखाली में शांति बहाल करने के लिए गए थे। आजादी के बाद खान का शानदार संसदीय करियर रहा। वे मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 9 दिसंबर 1983 को उनका निधन हो गया। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। मुक्तिर मंदिर सोपानो तले कत प्राण हलो बलिदान। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पुलिन बिहारी दास को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1877 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी फरीदपुर में हुआ था। उन्होंने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की और प्रांत में इसकी लगभग 500 शाखाएं बनाई। उन्होंने एक क्रांतिकारी सेना के गठन के लिए ढाका में नेशनल स्कूल की भी स्थापना की। इसमें छात्रों को विभिन्न हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1908 में पुलिन बिहारी ने ढाका जिले में 12 जमींदार के आवास पर 12 डकैती में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इसके लिए उन्हें अश्विनी दत्ता, सुबोध मलिक, कृष्ण कुमार मित्रा, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और भूपेश चंद्र नाग के साथ ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिन बिहारी दास को मोंटगोमरी जेल में बंद कर दिया गया था। 1910 में जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को नया रूप दिया। उन्हें ढाका षड्यंत्र मामले में देशद्रोह और आंदोलन के आरोप में 46 अन्य भारतीय क्रांतिकारियों के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिन बिहारी दास को सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और हेमचंद्र दास सहित कई क्रांतिकारियों से हुई। 1918 में उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन 1 साल के लिए नजरबंद रखा गया। पुलिन बिहारी दास ने फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिन बिहारी दास ने 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की और बाद में स्वराज और हथकथा नामक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1928 में उन्होंने कोलकाता में मेछुआ बाजार में बंगिया व्यायाम समिति का गठन भी किया। ये खेल कूद की संस्कृति को बढ़ावा देने का संस्थान था और प्रभावी रूप से एक अखाड़ा था, जहां उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। बाद में वे एक योगी के प्रभाव में आए और उनमें अनासक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। 17 अगस्त 1949 को उनका निधन हो गया। इस महान क्रांतिकारी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की आज पुण्यतिथि है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने भावपूर्ण ख्याल, भजन और अभंग के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। पंडित भीमसेन जोशी की जन्मशती के उपलक्ष्य में देश भर में साल भर चलने वाले समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है महान शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी को। देश भर में इस वर्ष पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जितने महान गायक थे, उतने ही विनम्र व्यक्ति भी थे। बात 1956 की है। राजा नवासे के निर्देशन में एक फिल्म आई थी, बसंत बहार। इसके गीत शैलेंद्र ने लिखे थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म के एक दृश्य में गायक गोपाल का मुकाबला एक अन्य गायक मलय से था। फिल्म में मलय के लिए पंडित भीमसेन जोशी पार्श्व गायन कर रहे थे। उनके सामने गाने के लिए जब महान गायक मन्ना डे से कहा गया तो वे घबरा गए और उन्होंने गाने से मना कर दिया।
मन्ना डे को लगा कि पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान कलाकार के सामने वे कैसे गा पाएंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने सोचा कि वे कुछ दिनों के लिए मुंबई से पुणे चले जाएं। उनकी पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने पति को समझाया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पंडित जी के सामने गाने का अवसर मिल रहा है। रही बात उनके सामने हारने की, तो ये तो फिल्म है, इसमें आप नायक के लिए गा रहे हैं, तो पर्दे पर जीत तो आपकी ही होगी। पत्नी के समझाने के बाद ही मन्ना डे गीत गाने पर राजी हुए। पंडित भीमसेन जोशी की महानता देखिए कि उन्होंने पर्दे पर मन्ना डे के सामने हारना स्वीकार किया और गीत के बाद मन्ना डे का हौसला भी बढ़ाया। वे बोले, आप बहुत अच्छा गाते हैं। लीजिए आप भी सुनिए बसंत बहार फिल्म का वो गीत की गुलाब, फिल्म बसंत बहार। उत्तर प्रदेश आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोगों ने इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति में प्रभावशाली योगदान किया है। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने समृद्ध इतिहास, आध्यात्मिक विरासत, स्थापत्य की भव्यता, बड़ी नदियों और सर्वोत्तम हस्तकला के लिए जाना जाता है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में विकास के कई मानक स्थापित किए हैं। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की जाएगी। इस वर्ष परेड सुबह 10 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू होगी। परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ और इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले तक जाती है। इस बार परेड का समापन राष्ट्रीय स्टेडियम पर हो जाएगा, जबकि राज्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियां लाल किले तक जाएंगी। इस बार परेड में कुल 16 दस्ते भाग ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की 21 झांकियां गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लोग अपनी पसंदीदा झांकी को वोट दे सकेंगे। इसके लिए माईगॉव फोरम mygov.in/rd22 पर पंजीकरण किया जा सकता है। 12 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC महिला एशिया कप फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। चीनी ताइपे के साथ भारत का ग्रुप मैच भी रद्द कर दिया गया है। चोट के कारण भारतीय टीम से 2 खिलाड़ी पहले ही बाहर हो गए थे। अब संक्रमण के कारण भारत के लिए आवश्यक 11 खिलाड़ी शामिल करना असंभव हो गया था, इसलिए भारत को टूर्नामेंट से हटना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में रूस के डेनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने फ्रांस के मैक्सिम क्रेजी को 6-2, 7-6, 6-7, 7-5 से पराजित किया। महिला सिंगल्स में 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता रोमानिया की सिमोना हालेप ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गई हैं। उन्हें फ्रांस की एलिस कॉर्नेट ने 6-4, 3-6, 6-4 से हराया। एलिस कॉर्नेट अपने करियर में पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। श्रीनगर और जम्मू में वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में हल्की बर्फबारी की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 19 वर्षीय उस युवा स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसे सिंध का भगत सिंह नाम से जाना जाता है। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन कल से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,06,000 नए मामले, स्वस्थ होने की दर 93.07% हुई। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया जा रहा है।
12 खिलाड़ियों के कोरोना से संक्रमित होने के कारण भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC एशिया कप प्रतियोगिता से बाहर और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।